अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मेरा नाम इनाम काजी है और आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पैरेललिज्म को डिस्कस करेंगे। पैरेललिज्म क्या है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं। पैरेलल स्ट्रक्चर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग द सेम स्ट्रक्चर और फॉर्म मल्टीपल टाइम्स इन अ सेंटेंस। यानी कोई लॉन्गर सेंटेंस हो, उसमें हम जो सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं वो पैरेलल हो, बराबर हो। यानी अगर यहाँ वर्ब फॉर्म हम आईएनजी में यूज़ कर रहे हैं और आगे भी वर्ब फॉर्म्स यूज़ करनी है तो वो आईएनजी के साथ पेयर करती हो। इसी तरह अगर हम कोई एडजेक्टिव एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो वो एडजेक्टिव और एडजेक्टिव का एक पेयर हो। ये इसकी एग्जांपल्स के थ्रू आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। यहाँ ये दो सेंटेंसेस हैं, इससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट इज़ आई लाइक फ्लाइंग प्लेन्स, फ्लाइंग आईएनजी फॉर्म, राइडिंग ट्रेन्स, ये भी आईएनजी फॉर्म, एंड टू ड्राइव ऑटोमोबाइल। अब फ्लाइंग, राइडिंग, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ड्राइविंग, लेकिन हुआ क्या है, टू ड्राइव। टू ड्राइव पैरेलल नहीं है। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं जो इस टॉपिक में हम डिस्कस करते जाएंगे। और ये सिर्फ एक ही टाइप नहीं होती पैरेलल के एरर की, कई तरह के होते हैं। वो हर टाइप को हमने इसमें डिस्कस किया है। सेकंड एग्जांपल में इसको करेक्ट करके बताया है कि आई लाइक फ्लाइंग प्लेन्स, राइडिंग ट्रेन्स एंड ड्राइविंग ऑटोमोबाइल। अब ये पैरेलल हो गया है, सही हो गया है। यहाँ इसने इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि सेंटेंस वन हैज़ अ जेरंड प्लस नाउन, यानी कि फ्लाइंग जेरंड और प्लेन्स नाउन, तो ये कॉम्बिनेशन दिया था। आगे राइडिंग ट्रेन्स, यहाँ पर भी यही कॉम्बिनेशन है, जबकि ये कॉम्बिनेशन टू ड्राइव के साथ बिगड़ जाता है, जो उसने फिर हमें सेकंड सेंटेंस में करेक्ट करके बताया है। सेकंड सेंटेंस का भी इसने यहाँ एक्सप्लेनेशन दी है। अच्छा, सम मोर एग्जांपल्स आर देयर 3 और 4 कि आई लाइक फ्लाइंग प्लेन्स, यानी इसने हर तरह से समझाया है कि कहाँ वो पैरेलल होगा और कहाँ पैरेलल नहीं होगा। तो थर्ड में है कि आई लाइक फ्लाइंग प्लेन्स, राइडिंग ट्रेन्स एंड ड्राइविंग ऑटोमोबाइल। ये तो वही चीज़ है जो उसने बताई कि ये बिल्कुल दुरुस्त इसका पैटर्न होगा। फोर्थ में ये बताता है कि दुरुस्त पैटर्न इस तरह से भी हो सकता है कि हम अगर कहें कि आई लाइक टू फ्लाई प्लेन्स, यानी हमने यहाँ इन्फिनेटिव ले लिया, इन्फिनेटिव के साथ भी हो सकता है टू राइड ट्रेन्स एंड टू ड्राइव ऑटोमोबाइल। तो अब ये भी पैरेलल ही है। वजह क्या है कि टू फ्लाई, टू राइड एंड टू ड्राइव, तो ये सेम पैटर्न चला आ रहा है। क्लियर? इसी में एक और इसने वेरिएशन बताई है कि हम ये भी कर सकते हैं, नंबर 5 जो एग्जांपल है, कि हम फर्स्ट में अगर इन्फिनेटिव यूज़ कर रहे हैं तो बाकी के जो आगे हम वर्ब्स यूज़ कर रहे हैं वो विदाउट टू इस्तेमाल कर सकते हैं। वजह क्या है कि यही टू है जो इस वर्ब से भी कनेक्टेड है और यही टू है वो आगे वाले वर्ब से भी कनेक्टेड है। सो द सेंटेंस वुड बी I like to fly planes, ride trains and drive automobile. This is also the correct version. हाँ, इसमें अब इसने ये बताया है कि ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब कि आप जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वही फॉलो करें, उसमें मिक्सअप ना हो जाए। जैसे नंबर 6 एग्जांपल में आपको ये समझ आएगा। आई लाइक टू फ्लाई प्लेन्स, अब यहाँ ले लिया है इन्फिनेटिव, दैट्स ओके। फिर लिया है राइड ट्रेन, ये भी एग्जाम्पल नंबर 5 के मुताबिक दुरुस्त है। और आगे क्या हुआ है, एंड टू ड्राइव ऑटोमोबाइल। अब यहाँ क्या किया कि फर्स्ट में इन्फिनेटिव लिया और लास्ट में लिया, दरमियान वाले में नहीं लिया, तो ये कंसिस्टेंट नहीं कहलाएगा। या तो हम सब में लें या फिर एग्जांपल 5 को फॉलो करें, लेकिन इस तरह हम मिक्सअप नहीं कर सकते। तो ये कुछ पैरेलल के इश्यूज़ हैं। आई होप यहाँ तक समझ आए होंगे किस किस तरह का पैरेलल के एरर्स हो सकते हैं या आपके टेस्ट में आ सकते हैं, उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़, और हर एग्जाम्पल में अनपैरेलल और पैरेलल वर्शंस दिए गए हैं। सो फर्स्ट इज़ आई लाइक सिंगिंग मोर दैन डांस। अब लाइक के बाद हम यहाँ सिंगिंग आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं और आगे हमने जब इसको दैन के साथ कंपैरिजन में लिया तो आगे भी हमें सेम पैटर्न चाहिए था जो कि यहाँ नहीं है। सो इसको पैरेलल किस तरह से किया है, आई लाइक सिंगिंग मोर दैन डांसिंग, तो सिंगिंग एंड डांसिंग ये पैरेलल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल इज़, जिसमें अनपैरेलल वर्शन है इसका, द बेबी क्रॉल्ड क्विकली, स्लीप्स सॉफ्टली एंड क्राइड लाउडली। अब बज़ाहिर ये हमें सही लग रहा है, जैसे क्विकली, सॉफ्टली, लाउडली, तो ये तो ठीक है एडवर्ब, लेकिन सिर्फ एडवर्ब ही हमने नहीं देखना है, इसमें ये भी देखना है कि क्रॉल्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, स्लीप्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और फिर क्राइड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो अब ये मिक्सअप हो गया है। और बेसिकली जब हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं तो वो तमाम एक्शंस पास्ट में ही शो होने चाहिए, तो यहाँ एरर जो था वो बेसिकली इसमें था। अब इसको सही क्या किया है, द बेबी क्रॉल्ड क्विकली, स्लेप्ट सॉफ्टली एंड क्राइड लाउडली। दिस इज़ नाउ पैरेलल। क्लियर? तो यहाँ इसने यही समझा है कि पैरेललिज्म रिक्वायर्स द वर्ब टेंस टू बी द सेम। तो वर्ब टेंसेस जो हैं वो भी सेम होने चाहिए। पास्ट की बात चल रही है तो आगे भी हमने उसको पास्ट टेंस को ही कंटिन्यू रखना है।
नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर जो हो सकता है वो क्या है, वो नंबर 3 में इसमें बताया है कि अनपैरेलल वर्जन है इसका कि इन द जिम ऑन द फील्ड। अच्छा ये ध्यान रहे, इन द जिम प्रपोजिशनल फ्रेज़ है क्योंकि प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है, सेकंड भी प्रपोजिशनल फ्रेज़ है क्योंकि प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है। सो इन द जिम, ऑन द फील्ड एंड द क्लासरूम। अब ये जो थर्ड फ्रेज़ है इसका प्रपोजिशन मिस है, तो यही इसका एक्चुअली एरर है। सही क्या वर्जन हो जाएगा, इन द जिम, ऑन द फील्ड एंड इन द क्लासरूम Hannah acted like a true champion. Clear? So every prepositional phrase in sequence should contain a proper preposition. Example number 4 is he walked confidently, spoke eloquently and behaved with grace. अब यहाँ क्या है, verb, adverb, verb, adverb, लेकिन यहाँ verb के बाद adverb नहीं है, adverbial phrase है। सिंगल वर्ड हमारा एडवर्ब होता है ly के साथ, वही हमने यहाँ लगाना है, तब ये फिर पैरेलल हो जाएगा। तो अब इसकी करेक्ट वर्जन क्या है कि ही वॉक्ड कॉन्फिडेंटली, स्पोक एलोक्वेंटली एंड बिहेव्ड ग्रेसफुली। क्लियर? अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखें कि विद ग्रेस अगर देखा जाए मीनिंग के हवाले से इट्स ओके, मीनिंगफुल है, लेकिन पैरेलल पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत तस्वुर किया जाएगा। और इस तरह की चीज़ें आपको टेस्ट में आ सकती हैं, यानी स्पॉट द एरर। फॉर एग्जांपल सेंटेंस अगर दे दिया जाए और यहाँ तो हमारे पास पैरेलल वर्जन है तो हमें समझ आ रहा है एरर। फ़र्ज़ कर लें कि जो अनपैरेलल वर्जन है ये हमें दे दिया जाए और इसमें वर्ड्स अंडरलाइन करके पूछा जाए कि इसमें क्या एरर है, तो जाहिर है ये जो विद ग्रेस है इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ एन एरर। और एरर किस बुनियाद पर, कि जो पैटर्न चला रहा है वो उससे हटकर यहाँ इसको इस्तेमाल किया है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, अनपैरेलल वर्जन है इसका कि आई रिस्पेक्ट हिज एलिक्वेंस एंड दैट ही इज़ ब्रेव। बज़ाहिर ये सेंटेंस ठीक लगता है, लेकिन मसला क्या है कि आई रिस्पेक्ट हिज एलिक्वेंस। एलिक्वेंस यहाँ नाउन है तो आगे भी हमें नाउन चाहिए, तो ब्रेव इज़ एन एडजेक्टिव, हम क्या करेंगे, ब्रेवरी जो कि नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो यूज़ करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, आई रिस्पेक्ट हिज एलिक्वेंस एंड हिज ब्रेवरी। सो एलिक्वेंस एंड ब्रेवरी आर नाउ पैरेलल। क्लियर? यहाँ इसने नोट में भी यही बात समझाई है कि बोथ एलिक्वेंस एंड ब्रेवरी आर नाउन्स बट दैट ही इज़ ब्रेव इज़ अ क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, जिसमें हम वर्ब के साथ कोई बात कर रहे होते हैं, तो इसमें इज़ वर्ब यूज़ हुआ है, तो क्लॉज के बजाय हमने पीछे जो पैटर्न चला रहा है उसी को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ नंबर 6, द फैशन डिज़ाइनर वॉज प्रेज्ड फॉर हर क्रिएटिव, कंफर्टेबल एंड हर हैविंग इनोवेटिव क्लॉथिंग। अब क्रिएटिव, कंफर्टेबल एडजेक्टिव्स हैं, इनोवेटिव भी एडजेक्टिव है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये एक क्लॉज के साथ यूज़ हुआ है, यानी वर्ब के साथ। यही इसका एरर है और यहाँ सेकंड सेंटेंस में इसको रिमूव करके बताया है। तो अब क्या हो जाएगा, द फैशन डिज़ाइनर वॉज प्रेज्ड फॉर हर क्रिएटिव, कंफर्टेबल एंड इनोवेटिव क्लॉथिंग। सो क्रिएटिव, कंफर्टेबल एंड इनोवेटिव ऑल आर नाउ एडजेक्टिव्स। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ इन चेस रिमेंबर दीज 3 goals: get your pieces to the center, capture the opposing pieces and attacking the opposing king। अब यहाँ बज़ाहिर देखा जाए तो get your pieces ये एक imperative sentence है, जो यानी verb first form से शुरू हो रहा है। capture the opposing pieces ये भी imperative sentence है, verb first form से शुरू हो रहा है। और तीसरी जो बात की गई है ये भी imperative होना चाहिए, यानी attacking यहाँ wrong है। सो होना क्या चाहिए, अटैक। यानी 3 इसके गोल्स बताए जा रहे हैं, या 3 तरह की इसमें इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। तो गेट योर पीसेस, कैप्चर द अपोजिंग पीसेस एंड अटैक द अपोजिंग किंग। नाउ दिस इज़ पैरेलल। क्लियर? तो इस तरह की थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस भी आ सकते हैं, हमने इसमें वर्ब पैटर्न को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ fans of Teresa admire her ability to sing, her passion for performance and she has good looks। ये भी सिमिलर एरर यहाँ आया है जो ऊपर हमने किया था, यानी एक क्लॉज के साथ। अब यहाँ पैटर्न क्या चल रहा है, हर एबिलिटी, हर पैशन, तो आगे क्या होना चाहिए, हर गुड लुक्स। ठीक है, तो शी हैज़ ये एक क्लॉज बन जाएगा। तो क्लॉज हमने नहीं लेना, बल्कि जो पैटर्न पीछे चला रहा है उसी को फॉलो करना है। सो द करेक्ट वर्जन इज़ fans of Teresa admire her ability to sing, her passion for performance and her good looks। Next is the principal plan to improve teacher training and clearer rules should be established। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है, principal plan to improve ये एक एक्टिव वॉइस का जुमला है और अगला हिस्सा जो है and clearer rules should be established ये पैसिव वॉइस। तो 2 इस तरह के जो वॉइसेस हैं वो मिक्स हो गए हैं। अब इसको दुरुस्त किस तरह किया है, द प्रिंसिपल प्लान टू इम्प्रूव टीचर ट्रेनिंग एंड टू इस्टेब्लिश क्लियरर रूल्स। अच्छा यहाँ
टू ऑप्शनल है, नहीं भी लगाएं तो ये इस वाले टू के साथ कनेक्ट हो जाएगा जैसा हम शुरू में पढ़कर आ चुके हैं। द प्रिंसिपल प्लान, अब उसने दो चीज़ें प्लान की, टू इम्प्रूव एंड टू इस्टेब्लिश। क्लियर? तो इस तरह से ये एरर इसका इम्प्रूव किया जा सकता है। यहाँ यही बात समझाई है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज़ एन एक्टिव वॉइस दैट इज़ मिक्सड विद पैसिव वॉइस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ the people who ride the bus or have taken the train can't afford to drive to work। अच्छा, अब ये जो सेंटेंस है ये एक जनरल फैक्ट बता रहा है, एक रूटीन की चीज़ बता रहा है। द पीपल हु राइड द बस, तो ये एक जनरल फैक्ट है। अब जब जनरल फैक्ट होता है तो उसमें हम हैव टेकन या परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं करते। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हम रूटीन या जनरल फैक्ट्स बताते हैं, और परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें जनरल फैक्ट्स नहीं बताए जाते। सो द एरर इज़ दिस पार्ट। तो अब इसको सही किया है तो क्या हो जाएगा? The people who ride the bus or take the train can't afford to drive to work। Clear? Next example is, traveling has given me the pleasure of meeting new people and to explore different ways of life। बज़ाहिर ये सेंटेंस दुरुस्त लगता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है क्या वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि pleasure of meeting and the pleasure of exploring, so two actions are expressed। pleasure of meeting है तो यहाँ पर भी ऑफ एक्सप्लोरिंग आना चाहिए। तो यही चीज़ करेक्ट करके बताई है कि ट्रैवलिंग हैज़ गिवन मी द प्लेजर ऑफ मीटिंग न्यू पीपल एंड ऑफ एक्सप्लोरिंग डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। तो ये था इसका पार्ट ए कि इस तरह के एरर हमारे आ सकते हैं पैरेललिज्म के। पैरेललिज्म का जो बी सेक्शन इसमें देख लें, उसमें और तरह की चीज़ें थोड़ी सी बताई हैं, और वो क्या है? पैरेललिज्म इन पेयर्ड कंस्ट्रक्शंस, के ऐसे सेंटेंसेस जो पेयर्ड कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, जैसे हमारे पास नाइदर, नोर, आइदर और बिटवीन के साथ हम एंड लेते हैं, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लेते हैं। यानी ये फिक्स्ड पेयर्स हैं कि जिनके साथ हम दूसरा कोई वर्ड नहीं लगाएंगे, यानी नाइदर के साथ और नहीं कर सकते, आइदर के साथ नॉर नहीं कर सकते। सिमिलरली ये सारे के सारे पैटर्न्स हैं जो फिक्स्ड हैं। ये इसकी एग्जांपल्स भी यहाँ सेंटेंसेस की दी हुई हैं कि आप इसको देख सकते हैं। अब इसको थ्रू एग्जांपल्स यहाँ समझाया गया है। सो फर्स्ट सेंटेंस इज़, ही इज़ नाइदर हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट। तो सबसे पहला जो एरर है नाइदर के साथ और वाला, और नहीं आता बल्कि नॉर आता है। एक तो ये गलत वर्जन उन्होंने बताया है, ये भी मिस्टेक, यानी इस तरह की चीज़ आ सकती है, आपने इसको जहन में रखना है। सेकंड अनपैरेलल वर्जन इसका है कि ही इज़ नाइदर हार्ड वर्किंग नॉर हैज़ ऑनेस्टी। अब यहाँ नाइदर और नॉर तो ठीक है, बट प्रॉब्लम इज़ हार्ड वर्किंग इज़ एन एडजेक्टिव, जबकि आगे हमें हैज़ ऑनेस्टी एक क्लॉज बना दिया है। होना क्या चाहिए था? ऑनेस्ट। तो हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है तो ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव होना चाहिए था। अब ये दोनों तरह के एरर रिमूव करके जो तीसरा हमें वर्जन दिया है करेक्ट, वो हम देख लेते हैं। ये है कि ही इज़ नाइदर हार्ड वर्किंग नॉर ऑनेस्ट। तो नाइदर के साथ नॉर का पेयर ओके है, और हार्ड वर्किंग के साथ ऑनेस्ट का पेयर ओके है, यानी एडजेक्टिव एडजेक्टिव। इज इज क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़, शी हैज़ नॉट ओनली टॉप्ड इन हर क्लास एंड ऑल्सो इन हर स्कूल। अब हम पढ़ कर आ चुके हैं कि नॉट ओनली के साथ एंड नहीं आता, तो आना क्या चाहिए? बट, जो कि सेकंड सेंटेंस में करेक्ट करके बताया है। शी हैज़ टॉप्ड नॉट ओनली इन हर क्लास बट ऑल्सो इन हर स्कूल। नेक्स्ट इज़, माई फ्रेंड प्रेफर्स चाइनीज़ फूड ओवर इटालियन फूड। अभी हमने पढ़ा प्रेफर के साथ हम ओवर या दूसरा कोई वर्ड नहीं लगाते बल्कि टू लगाते हैं। सो द सेकंड सेंटेंस इज़, माई फ्रेंड प्रेफर्स चाइनीज़ फूड टू इटालियन फूड। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ओवर कॉफ़ी नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़, इट इज़ सो हार्ड टू डिसाइड बिटवीन द चीपर प्राइस्ड मील और द हायर क्वालिटी वन। अब यहाँ बिटवीन का वर्ड आया है तो इसके साथ और पेयर नहीं होता। सो द करेक्ट वर्जन इज़, इट इज़ सो हार्ड टू डिसाइड बिटवीन द चीपर प्राइस्ड मील एंड द हायर क्वालिटी वन। Another example is, he was sacked from the job not only because he was lazy but also dishonest। बज़ाहिर ये सेंटेंस दुरुस्त लगता है, लेकिन रूल ये है कि not only में हम because के साथ जो सेंटेंस क्लॉज ले रहे हैं वही हम but also वाले पार्ट में भी लेंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा? He was sacked from the job not only because he was lazy but also because he was dishonest। यानी दोनों जगह रीजंस बताए जा रहे हैं तो दोनों जगह because आना ज़रूरी है according to rule। Another type of parallel issue occurs in comparisons। तो इसमें क्या है कि in comparison things of the same type should be compared। जैसे यहाँ इसने हमें एक सेंटेंस जो कि गलत दिया है उसके दो अलग अलग करेक्ट वर्जन्स बताए हैं। सेंटेंस इज़,
आई प्रेफर द म्यूज़िक ऑफ द बीटल्स टू जस्टिन बीबर। अब म्यूज़िक ऑफ द बीटल इज़ बीइंग कंपेयर्ड टू जस्टिन बीबर, सो म्यूज़िक को म्यूज़िक से कंपेयर होना चाहिए। तो इस चीज़ को करेक्ट करने के दो तरीक़े हैं। आई प्रेफर द म्यूज़िक ऑफ द बीटल्स टू द म्यूज़िक ऑफ जस्टिन बीबर, क्या हम पूरा ये फ्रेज़ लगा दें, या फिर हम इसको रिप्लेस करके दैट ऑफ भी कर सकते हैं। प्लूरल कोई चीज़ होती तो हम दोज ऑफ कर देते हैं, और सिंगुलर कोई चीज़ है तो हम कंपैरिजन में उसमें दैट ऑफ लगा देते हैं। सो द सेंटेंस इज़ आई प्रेफर द म्यूज़िक ऑफ बीटल्स टू दैट ऑफ जस्टिन बीबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ My favorite sound at the beach is either the crash of the waves or seagulls। यहाँ भी यही है, crash of the waves को कंपेयर किया जा रहा है seagull से, जो कि एक बर्ड है। यानी waves के साउंड को दूसरी किसी चीज़ के साउंड से कंपेयर किया जाएगा, उस चीज़ से कंपेयर नहीं किया जाएगा। So the correct question is my favorite sound at the beach is either the crash of the waves or the chirping of the seagulls। chirping जो birds की आवाज़ होती है उसको कहते हैं। I hope this is clear। नेक्स्ट कंपैरिजन का एक और बड़ा कॉमन सा इशू है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पर। इनकरेक्ट क्वेश्चन इज़ ही इज़ टॉलर देन मी। अच्छा, बज़ाहिर सुनने में ये ठीक लगता है और स्पोकन इंग्लिश में या जो हमारी रोज़मर्रा की इस्तेमाल होता है उसमें ये ठीक भी लगता है, बट एज़ फार एज़ योर टेस्ट इज़ कंसर्न, तो टेस्ट में हमने इसको एक फॉर्मल अंदाज में देखना होगा। फॉर्मल इंग्लिश के मुताबिक ही इज़ टॉलर देन मी नहीं होता, ही इज़ टॉलर देन आई। अब इसकी क्या लॉजिक है ये मैं थोड़ा सा समझा दूँ। यहाँ पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि इन स्पोकन इंग्लिश टॉलर देन मी इज़ एक्सेप्टेबल, जैसे मैंने बताया, बट इन कन्वेंशनल ग्रामर से मुराद है फॉर्मल ग्रामर, इट इज़ कंसीडर्ड अ मिस्टेक। तो उसमें फिर इसको मिस्टेक समझा जाता है, और जो कि आपके टेस्ट में भी यही टाइप ऑफ ग्रामर आती है, यानी कि फॉर्मल। अ सब्जेक्टिव केस ही मस्ट बी कंपेयर्ड विद अनदर सब्जेक्टिव केस आई, यानी अगर हमारे कंपैरिजन में सब्जेक्टिव केस है तो वो दूसरे सब्जेक्टिव केस से कंपेयर होगा, अगर पॉजिटिव केस है तो वो दूसरे पॉजिटिव केस से कंपेयर होगा, ऑब्जेक्टिव केस है तो वो दूसरे ऑब्जेक्टिव केस से कंपेयर होगा। एक एक्सेप्शन है, वो आगे जाके मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो ही इज़ टॉलर देन आई होगा, जिसको हम फुल फॉर्म में आई एम भी कह सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज़ इट इज़ ईजियर फॉर दे दैन वी। सो यहाँ दे का मसला है, और वजह एक और जहन में रख लें कि जब हम कोई प्रपोजिशन लगाते हैं तो उसके बाद जो हमारा प्रोनाउन आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। सो व्हेन वी हैव फर्स्ट ऑब्जेक्टिव केस तो कंपैरिजन में दूसरा भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। यहाँ इसने क्या लगाया, दोनों जगह सब्जेक्टिव। अच्छा, बज़ाहिर ये लग रहा है कि सब्जेक्टिव कंपेयर हो रहे हैं, लेकिन इसमें मिस्टेक क्या है कि प्रपोजिशन के बाद हम सब्जेक्टिव केस नहीं लेते बल्कि ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। इसकी फर्दर डिटेल्स आपको मेरे चैनल पर एक वीडियो जिसका टाइटल है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट में मिल जाएंगी। यहाँ पर भी इसने यही समझाया कि एन ऑब्जेक्टिव केस हिम, दैम या हर मस्ट बी कंपेयर्ड विद अनदर ऑब्जेक्टिव केस लाइक अस, हिम और दैम। वन मोर एग्जाम्पल इज हिज राइटिंग इज़ नीटर दैन मी। सो हिज राइटिंग इज़ नीटर दैन मी, क्या राइटिंग को एक पर्सन से कंपेयर किया जाएगा, जो कि रॉन्ग है। सही क्या हो जाएगा, हिज हैंड राइटिंग इज़ नीटर दैन माई हैंड राइटिंग, ये भी हो सकता है। और दूसरा तरीका है शॉर्ट में कि हिज हैंड राइटिंग इज़ नीटर दैन माइन। क्लियर, यहाँ पर इसने यही चीज़ समझाई है कि पॉजिटिव केस जैसे हिज, हर्स, देयर्स मस्ट बी कंपेयर्ड विद पॉजिटिव केस माइन, हिज, हर्स या देयर्स। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखें कि बाज़ दफ़ा हमारा कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, तो वहाँ हमने इस चीज़ को फिर डिफरेंट अंदाज से देखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ दो सेंटेंसेस हैं। सो फर्स्ट इज़ माई मदर लाइक्स माई ब्रदर मोर दैन मी। यहाँ मी भी ठीक है, वजह क्या है एक्सप्लेन किया है आगे कि माई ब्रदर इज़ मोर फेवरेट दैन आई एम, कि मेरी मदर मेरे भाई को मुझसे ज़्यादा पसंद करती हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है कि माई मदर लाइक्स माई ब्रदर मोर देन आई, तो यहाँ आई ठीक है, और वजह क्या है कि माई मदर लाइक्स हिम मोर देन आई लाइक हिम, कि मेरी मदर उससे ज़्यादा पसंद करती हैं, मैं कम पसंद करता हूँ। तो यहाँ मैं पसंद करता हूँ तो मैं यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर एक्ट कर रहा हूँ, और वहाँ मेरी मदर मुझे कम पसंद करती हैं तो मैं यहाँ एज ए ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से जब कॉन्टेक्स्ट में ये डिफरेंस समझ आए तो वहाँ हम मी और आई को लगा सकते हैं, अपनी अपनी जगह दोनों दुरुस्त होंगे, यानी एक दूसरे को वो रिप्लेस नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट सेंटेंस में आई लगा दें तो वहाँ मतलब हम मी वाला लें, इट वुड बी रॉन्ग। मी का मतलब यहाँ पर्सन इज़ ऑब्जेक्ट, और यहाँ आई का मतलब है पर्सन इज़ एक्टिंग एज ए सब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ जेम्स इज़ बेटर दैन एनीबडी एट सॉल्विंग डिफ़िकल्ट इक्वेशंस। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो एनीबडी से कंपेयर किया जा रहा है वो सिर्फ एनीबडी नहीं आ सकता, उसके साथ हमने एल्स का वर्ड लगाना है। सो जेम्स इज़ बेटर दैन एनीबडी एल्स एट सॉल्विंग डिफ़िकल्ट इक्वेशन।
तो ये चीज़ ध्यान में आपने रखनी है कि एल्स का वर्ड इस तरह के जुमलों में ज़रूर लगाना होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ वी ऑल नो दैट जैक इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन एनी बॉय इन हिज क्लास. तो एनी बॉय नहीं आएगा, एनी अदर बॉय. ठीक है, एनी अदर बॉय, एनी अदर कंट्री, इस तरह के सेंटेंसेस में हमने एनी के साथ अदर लगाना होता है. ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये आपने ध्यान में रखनी है. Another example is of the two boys, Jack is the tallest. अब यहाँ tallest सुपरलेटिव डिग्री है, हम लगाते हैं one compared to all. जब एक को सबसे कंपेयर किया जा रहा होता है तो हम सुपरलेटिव लगाते हैं, लेकिन यहाँ मसला है टू का. जब दो चीज़ें कंपेयर की जाएँ तो उसमें फिर सुपरलेटिव डिग्री गलत हो जाती है इस सेंस में. सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी ऑफ द टू बॉयज़ जैक इज़ टॉलर. ठीक है, तो दो के दरमियान बात हो रही है. यही चीज़ एक्सप्लेन की है कि इन कंपैरिजन बिटवीन टू कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव विद ER और मोर इज़ यूज्ड. अनदर एग्जांपल इज़ जैक इज़ अ टॉल बॉय इन हिज क्लास. अब पूरी क्लास से कंपैरिजन हो रहा है तो हम सिर्फ टॉल नहीं कह सकते, वो क्या हो जाएगा, जैक इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास. क्लियर. सो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव विद EST या मोस्ट इज़ यूज्ड टू कंपेयर वन विद ऑल. अच्छा, यहाँ तक तो बात क्लियर है कि कंपैरेटिव में हम वन से वन को कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री, वन को ऑल से कंपेयर करेंगे तो सुपरलेटिव. इसके अलावा भी कुछ कंपैरिजन के तरीक़े हैं, वो यहाँ एक्सप्लेन किए गए हैं. फॉर एग्जांपल जैक इज़ स्मार्टर दैन हैरिस. तो जैक और हैरिस दो को कंपेयर किया जा रहा है तो स्मार्टर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री, दैट्स ओके. और इसके अलावा जैक इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय इन क्लास. तो जैक को तमाम से कंपेयर किया जा रहा है तो सुपरलेटिव, ये जो ऊपर पड़ा है वही चीज़ है. उसके अलावा और क्या हो सकता है कि जैक इज़ स्मार्टर दैन एनी अदर बॉय, कि हम सुपरलेटिव का काम ले रहे हैं कंपैरेटिव से तो उसमें फिर हमने एनी अदर लगाना होगा. अनदर एग्जांपल इज़ नो अदर बॉय इज़ एज स्मार्ट एज जैक, कि जब हम एज के साथ कंपैरिजन करेंगे तो फिर हमने इसको पॉजिटिव डिग्री लेनी होती है. ऐसा नहीं हो सकता एज स्मार्टर एज, सो एज स्मार्ट एज. क्लियर. डबल कंपैरेटिव डिग्रीज भी यूज़ होती हैं, जैसे कि यहाँ सेंटेंसेस हैं द हायर यू गो द कूलर इट इज़. एक और सेंटेंस है कि इट इज़ गेटिंग डार्कर एंड डार्कर. इस तरह से भी एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं दोनों जगह यानी कंपैरेटिव. सो इट इज़ गेटिंग डार्कर एंड डार्कर. अनदर एग्जांपल इज़ मोर एंड मोर पीपल आर लिविंग द कंट्री. बिल्कुल इसी से सिमिलर है. पीपल बिकेम लेस एंड लेस इंटरेस्टेड. तो मोर एंड मोर, लेस एंड लेस, इस तरह से भी दो जगह कंपैरेटिव डिग्रीज एक साथ यूज़ हो सकती हैं. एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंपैरिजन का वो क्या है कि हमारे जो कंपैरिजन होती है ज़्यादातर उसमें हम THAN दैन का वर्ड लगाते हैं. दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन में THAN लगाते हैं, लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं कि जिसमें हम दैन के बजाय टू वर्ड को यूज़ करते हैं कंपैरिजन में. अब वो वर्ड्स कौन से हैं, वो है सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, प्रेफरेबल वगैरह वगैरह. इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं. ही इज़ जूनियर टू मी इन प्रोफेशन. ऐसा नहीं होगा ही इज़ जूनियर दैन मी, तो यहाँ दैन नहीं आएगा. अनदर सेंटेंस इज़ दिस फैब्रिक इज़ इन्फीरियर टू दैट वन. इन्फीरियर दैन नहीं होगा. Japanese electronic goods are superior to those manufactured in other countries. और एक और एग्जांपल है My colleague David is senior to me in age. तो senior than नहीं होगा. अब यहाँ इसकी एक्सरसाइजेज हैं उसको हम देखते हैं. यहाँ जो गिवन सेंटेंसेस हैं इसमें पैरेलल के और कंपैरिजन्स के इश्यूज़ हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज़ एग्स कंटेन नॉट ओनली प्रोटीन बट ऑल्सो फुल ऑफ वाइटामिन्स. अब यहाँ सिर्फ नॉट ओनली को हम देखें तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ये ठीक है, लेकिन इसमें एक और मसला है. एग्स कंटेन नॉट ओनली प्रोटीन बट ऑल्सो आर फुल ऑफ वाइटामिन्स, या हम इसको यूँ कर दें कि एग्स कंटेन नॉट ओनली प्रोटीन्स बट ऑल्सो वाइटामिन्स. तो प्रोटीन नाउन, वाइटामिन भी नाउन हो जाएगा. तो नाउन और नाउन के साथ हम इसको सिंपल करके बना सकते हैं. क्लियर. सेकेंड सेंटेंस इज़ they are low in sodium but have so many calories. they are low in sodium तो हम इसको कर सकते हैं but high in calories. तो इस तरह से भी ये पैरेलल का इशू भी हम इसको ठीक कर सकते हैं. क्लियर. थर्ड इज़ जनरली इट इज़ बेटर टू ईट एग्स मॉडरेटली दैन अवॉइडिंग दैम इंटायरली. अब बज़ाहिर ये सेंटेंस हमें ठीक लगता है, लेकिन इसमें मसला क्या है, बेटर टू ईट. अब टू ईट ये टू के साथ वर्ब हम ले रहे हैं यानी इन्फिनेटिव, और आगे जब दैन के साथ हमने वर्ब लेना है तो वो सेम वर्ब आना चाहिए. तो क्या होना चाहिए फिर, टू अवॉइड, टू के साथ अवॉइड. फोर्थ सेंटेंस इज़ बेनिफिट्स ऑफ कोचिंग इंक्लूड नोइंग द प्लेयर्स
अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, नोइंग यानी आईएनजी के साथ फर्स्ट वर्ब आया है तो हमने इसी पैटर्न को फॉलो करना होगा। सो बेनिफिट्स ऑफ कोचिंग इंक्लूड नोइंग द प्लेयर्स, हेल्पिंग दैम, ये भी ठीक है, टू इम्प्रूव एंड टू सी या सीइंग दैम, यस दिस इज़ द प्रॉब्लम, सो इट शुड बी सीइंग दैम सक्सीड इन लाइफ। अच्छा, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि टू इम्प्रूव क्यों आ रहा है, तो ये बेसिकली इसका वो वर्ब नहीं है जो हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। नोइंग, हेल्पिंग एंड सीइंग, ये टू बेसिकली इस फ्रेज का हिस्सा है, हेल्पिंग दैम टू इम्प्रूव। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस इज एट द पार्टी जैसी हेल्प्ड अस मेक द केक। अब ध्यान में रखिएगा, पहला जो हमें वर्ब मिल रहा है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सो इसी पैटर्न को हमने आगे भी फॉलो करना है। जैसी हेल्प्ड अस मेक द केक, गैदरिंग द किड्स फॉर गेम्स। अब हेल्प्ड है तो गैदरिंग उसके साथ नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, गैदर्ड फॉर द गेम्स। क्लीन अप, अब यहाँ क्लीन फर्स्ट फॉर्म नहीं सही है, यहाँ भी सेकंड फॉर्म क्लीन्ड। एंड टू ड्राइव, अगेन यहाँ भी मसला है, ड्रॉव यानी सेकंड फॉर्म। अब इसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या था कि जो हमारा इनिशियल वर्ब है जो कि पैटर्न को सेट करता है वो था पास्ट टेंस में, तो बाकी के वर्ब्स को भी हमने सेम टेंस में लेना होगा, तब जाकर ये पैरेलल होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज सम पीपल थिंक दैट बीइंग सक्सेसफुल इज़ द सेम थिंग एज टू हैव। बीइंग सक्सेसफुल इज़ एज सेम एज टू हैव या हैविंग, सो दिस इज़ एक्चुअली द प्रॉब्लम। सो बीइंग सक्सेसफुल, हैविंग आना चाहिए आईएनजी के साथ। नेक्स्ट इज ही स्टार्टेड द इंजन, स्टार्टेड सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस। चेक द मिरर, दिस इज़ द प्रॉब्लम, चेक्ड होना चाहिए। ही स्टार्टेड द इंजन, चेक द मिरर एंड रिलीज्ड द हैंड ब्रेक। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हेन आई वेक अप आई लाइक आइदर वॉकिंग द डॉग और टू गो फॉर अ जॉग। सो आई लाइक आइदर वॉकिंग द डॉग और टू गो या और गोइंग, सो इट शुड बी गोइंग क्योंकि वॉकिंग के साथ गोइंग पैरेलल होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वुड डिस्क्राइब हिम एज केयरिंग एडजेक्टिव, थॉटफुल एडजेक्टिव एंड हैविंग इंटेलिजेंट माइंड। सो हैविंग इंटेलिजेंट माइंड में सिर्फ हमने इंटेलिजेंट लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लॉज बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो केयरिंग, थॉटफुल एंड इंटेलिजेंट। नेक्स्ट सेंटेंस इज द प्रोडक्शन मैनेजर वॉज आस्क्ड टू राइट हिज रिपोर्ट क्विकली, एक्यूरेटली एंड इन अ डिटेल्ड मैनर। अब एंड इन अ डिटेल्ड मैनर ये एक फ्रेज़ आया है, हमें एक सिंपल एडवर्ब चाहिए, तो इन डिटेल्ड मैनर को हम जब अगर एडवर्ब लगाएं तो वो होगा थॉरोली। सो द सेंटेंस वुड बी द प्रोडक्शन मैनेजर वॉज आस्क्ड टू राइट हिज रिपोर्ट क्विकली, एक्यूरेटली एंड थॉरोली। नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस ऐप कैन बी यूज टू फाइंड मीनिंग्स, प्रोनाउंसिएशंस, करेक्ट स्पेलिंग्स एंड फॉर लुकिंग अप इरेगुलर वर्ब्स। अब टू फाइंड में क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, मीनिंग्स, प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट स्पेलिंग्स, तो ये सारे के सारे नाउन चले आ रहे हैं, तो आगे भी हमें नाउन चाहिए होगा, सिंपली इरेगुलर वर्ब्स। तो फॉर लुकिंग अप ये सारा हट जाएगा, तो अब क्या है, टू फाइंड मीनिंग्स, प्रोनाउंसिएशंस, करेक्ट स्पेलिंग्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज द कोच टोल्ड द प्लेयर्स दैट दे शुड गेट प्रॉपर स्लीप, ईट हेल्दी फूड एंड टू डू सम प्रैक्टिस। सो दे शुड गेट, शुड के साथ ये जो वर्ब आया है तो बाकी के इसी को फॉलो करेंगे, तो शुड गेट, शुड ईट एंड शुड डू, शुड के साथ हम टू नहीं लगाते। क्लियर? तो अब ये शुड के साथ तमाम वर्ब्स पैरेलल हो चुके हैं। इसके और भी सेंटेंसेस हैं, ये आप फर्दर इसको देखकर कर सकते हैं। आगे जो एक्सरसाइज भी है इससे मैं एक दो चीज़ें आपको बता दूं जो कि कंपैरिजन वाले हैं। इसमें फर्स्ट सेंटेंस है कि इफ़ यू हैड रन डेश यू कुड हैव कॉट हिम। If you had run fast, if you had run faster, या if you had run the fastest, या if you had run as fast as। अब as के बाद तो आगे कोई नाउन आना चाहिए था, तो D नहीं हो सकता, यहाँ सुपरलेटिव का भी काम नहीं है, B इज़ द करेक्ट चॉइस, यानी जो आप जो दौड़े हैं उससे ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत थी। सो कंपैरिजन इज़ देयर। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ द डिश यू गो इन द ओशन द डिश इट गेट्स। ऊपर हम पढ़कर आ चुके हैं, ये वो कंस्ट्रक्शन है सेंटेंस की जिसमें हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं दोनों जगह, तो ये बी चॉइस इज़ द करेक्ट चॉइस। द डीपर यू गो इन द ओशन द डार्कर इट गेट्स। और भी इसमें सेंटेंसेस इसी तरह से हैं, इसमें मैं थोड़ा सा रैंडम इसको कर लूँगा। अगर हम सेंटेंस नंबर 9 को देखें, ही इज़ जूनियर डैश मी, जूनियर दैन मी, जूनियर टू मी, विद तो नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ जूनियर को हमने देखना है, ये वो वर्ड है जिसमें हम दैन नहीं लगाते, सो जूनियर टू मी। क्लियर?
सेंटेंस नंबर 10 भी देख लेते हैं। आई अर्न देश मनी देन माई ब्रदर। अब आई की कंपैरिजन माई ब्रदर से हो रही है, यानी दो लोगों के कंपैरिजन, तो कंपैरेटिव डिग्री जो है लिटिल की वो है लेस। आई अर्न लेस मनी देन माई ब्रदर। वन मोर सेंटेंस इसमें हम देखते हैं नंबर 12। ये है वो जिसमें हम कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं अगर हमें प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट क्लियर ना हो। सो द सेंटेंस इज़ एलिस लाइक्स पिज़्ज़ा मोर देन हर हस्बैंड या हर हस्बैंड डज़। अब इसमें कन्फ्यूजन है, और अगर हम लगा देते हैं हर हस्बैंड तो इसका मतलब क्या होगा कि पिज़्ज़ा और हस्बैंड का कंपैरिजन हो रहा है। शी लाइक्स पिज़्ज़ा मोर एंड शी डजंट लाइक हर हस्बैंड। बट प्रॉब्लम इज़ हम ये बताना चाह रहे हैं कि उसे पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है, उसके शौहर को कम पसंद है। सो चॉइस बी गिव्स द क्लियर सेंस। एलिस लाइक्स पिज़्ज़ा मोर देन हर हस्बैंड डज। क्लियर। इसी तरीके से 13 को भी देख लेते हैं। लंदन इज़ 45 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर सिटी। 45 एक फिगर है लंदन का, बट ऑक्सफोर्ड इज़ 78। तो ऑक्सफोर्ड दूर है, लंदन करीब है। Therefore, London is dash to our city than Oxford. So, London is closer. Clear? London is closer to our city than Oxford. Last sentence भी इसका देख लेते हैं। At first, the little boy couldn't choose between the white puppy and the brown puppy. अब white puppy एक puppy है और brown puppy second puppy है, तो दो चीज़ों की comparison हो रही है, ठीक है, दो puppies की comparison है। But he eventually chose the brown puppy because it was dash of the two. टू की कंपैरिजन में जहन में रखें कि हम जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाते हैं वो कंपैरेटिव होती है। सो इट वॉज क्यूटर ऑफ द टू। ठीक है, तो क्यूटर इज़ द कंपैरेटिव डिग्री, बाकी क्यूट हो या क्यूटेस्ट हो ये यहाँ सूट नहीं करेगा। द रीज़न इज़ वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, टू पपीज़। क्लियर। तो ये थी इसकी कुछ एक्सरसाइजेस। आई होप आपको समझ आए होंगे। ये डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। फर्दर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी हो इसके MCQs की तो वहाँ से इसको कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।